हेलो प्यारे बच्चों, नीट का एग्ज़ाम कल हो गया है ना। एग्ज़ाम जो है अगर उसकी बात करें तो आपको पता है कि आप पेपर देकर आए हैं और आपने एक्सपीरियंस की है ये चीज़ कि 2025 के कंपैरिजन में अगर पेपर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेपर जो है वो कंपैरेटिवली इजी था। बहुत इजी नहीं कहेंगे लेकिन इजी था, है ना। कि अगर 2024 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर 2025 से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ईजी था। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इस नीट 2026 का एक कंप्लीट एनालिसिस कि आप लोगों के साथ पेपर में क्या हुआ है और आगे अब ये जो सेफ स्कोर है ये क्या रहने वाला है, क्या आपको ध्यान में रखना है। आगे नीट हो चुका है, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करेंगी कि आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एनालिसिस की। तो हमने कहा कि शुरुआत होती है सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल की। तो अगेन मैंने कहा कि अगर 2025 के पेपर को मैं नंबर दे रहा हूँ 10 में से 10 डिफ़िकल्टी में, तो यहाँ पर यानी कि मैंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है किस पर, 2025 के पेपर पर। तो 2025 अगर मेरा स्टैंडर्ड पेपर है 10 आउट ऑफ 10, तो मैं इस पेपर को रेट करता हूँ 8 आउट ऑफ 10। यानी कि रेटिंग जो है वो किस तरह से दी जा रही है, डिफ़िकल्टी लेवल कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। बहुत ईजी नहीं हुआ है, पेपर ईजी था नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चंस लेंदी थे और साथ ही साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस में ट्रिकी भी थे, है ना। जैसे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए गए। अभी मैं सारा डेटा लेकर आया हूँ, आपको कंप्लीट डेटा एनालिसिस देने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि ईजी नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा कि सर पेपर में कुछ ऐसा था कि सॉल्व नहीं हो सकता था, ईजी था, है ना। हम कह रहे हैं कि पेपर इजी था, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, पेपर लेंदी था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों के साथ। अब बात करते हैं कि सर बायो का एनालिसिस सबसे पहले करते हैं कि बायो में हुआ क्या। तो देयर वर 57 क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो पैटर्न बताया था उस पैटर्न से आए। मैंने आप लोगों को स्पेशली कहा था कि नए पैटर्न्स को याद रखना। कमाल की बात ये हुई कि इस बार असर्शन रीजंस आपको ज़्यादा देखने को मिले ही नहीं, है ना। कि एक साल तो उन्होंने कई सारे AR पूछे, इस साल AR का नंबर ही खत्म कर दिया। तो आप देखिए असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को नहीं मिले, है ना। इसके बाद अब मिला क्या, भर भर कर मैच द फॉलोइंग। बायो की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, 90 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के थे। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये एक पेपर के लिए। इसके बाद 31 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए गए थे। ये बहुत बड़े नंबर हैं ये, कि 31 क्वेश्चंस अगर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो आपको पढ़ने के लिए समय चाहिए, उनको अरेंज करना है। तो आपके पास नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ गया, तो ये सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस जिनमें स्टेटमेंट के साथ साथ सीक्वेंस अरेंज करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे थे जो कि ट्रिकी थे, है ना। कि भाई स्टेटमेंट पढ़ के या तो ट्रू एंड फॉल्स बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, या फिर उन्हें अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर, या फिर आपको बताना है कि लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज पहले आती है कौन सी बाद में आती है, मैच द फॉलोइंग। तो ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आपको पेपर में दिए गए और बच्चों को परेशानी यहाँ हुई, है ना, कि कहीं ना कहीं बायो में थोड़ा टाइम लगा। इजी क्वेश्चंस थे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। आगे चलते हैं इसके बाद, अब बात करते हैं दोनों ही सब्जेक्ट की। तो मैंने कहा कि बॉटनी जो है वो काफ़ी इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सिलेबस 12th का यहाँ ज़्यादा था, जेनेटिक्स इकोलॉजी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। इसके बाद यहाँ बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो मॉडरेट से टफ की तरफ था, है ना। और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो थे वो कम थे, 33-34 क्वेश्चंस टोटल थे आपके पास जूलॉजी में, है ना। अगर हम लोग जेनेटिक्स को अलग मानते हैं तो यहाँ पर हैवी वेटेज था किसका, 11th क्लास का, और साथ ही साथ 12th क्लास भी थोड़ी बहुत यहाँ पूछी गई। इसके बाद सबसे कमाल की बात ये थी कि सर ये जो बॉटनी था इसमें इन्होंने कहा था कि यहाँ हम पुरानी फैमिलीज से क्वेश्चन नहीं देंगे। सिलेबस के अंदर इन्होंने नई फैमिलीज ऐड की थी, 5 फैमिलीज का नाम इन्होंने सिलेबस में दिया था। उन 5 फैमिलीज में से एक में भी सोलेनेसी नहीं लिखा हुआ था, और इन्होंने सवाल पूछ लिया किससे, सोलेनेसी से। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको पुरानी फैमिलीज का भी ध्यान रखना है, चाहे सोलेनेसी हो चाहे लिलिएसी हो, क्योंकि NCERT के अंदर था तो सवाल बन सकता था, और वही हुआ। इन्होंने नई फैमिली से किसी से भी सवाल नहीं पूछा, इन्होंने उस पुरानी फैमिली से सवाल पूछा जो कि आपके सिलेबस में नहीं था। आगे बात करते हैं फिजिक्स। इस बार कमाल हो गया है, मतलब इतना इजी पेपर फिजिक्स का पूछा गया है। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस होते ही हैं जो फंस जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चंस कम से कम फंसे और सारे ही क्वेश्चन ज्यादातर इजी आ गए या मॉडरेट लेवल के आए। तो यहां पर आपके पास फायदा था इस बार, जो अगर बच्चों के नंबर आएंगे अच्छे तो वो फिजिक्स की वजह से आएंगे। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने फिजिक्स को सही टाइम पर पहुंच गए होंगे और सही अप्रोच के साथ सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली नंबर जो है वो बढ़िया आने वाले हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत ही यूजुअल थी,
है ना, यूजुअली यानी कि आसान सी या मॉडरेट लेवल की थी, कोई बहुत ज़्यादा उसमें टफ था नहीं। जो दिक्कत आई बच्चों को कहीं ना कहीं वो आई फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। यहाँ कैलकुलेशंस वाला जो पार्ट था वो ज़्यादा था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस वजह से कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में बच्चों को समय लग गया। तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आपके जो डिफाइनिंग मार्क्स होने वाले हैं वो बायो के वो लेंदी क्वेश्चंस करने पर होने वाले हैं और साथ ही साथ आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पर होने वाले हैं। बाकी मुझे लगता है कि पेपर इतना आसान था कि लगभग हर बच्चे ने ये सवाल किए होंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चों के नंबर जो हैं वो बढ़िया आ रहे होंगे, 550 प्लस आ रहे होंगे, है ना। अब बात करते हैं कि ये अगेन मैंने अभी आपको कहा कि ये जो भी रहने वाला है सारा सब कुछ वो यहीं से रहने वाला है। कि हो सकता है आपने हड़बड़ाहट भी की हो बायोलॉजी करते समय, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिख रहे थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको परेशानी हुई हो, या फिर कैलकुलेशंस में उलझ गए फिजिकल केमिस्ट्री की, तो इस वजह से हो सकता है कि नंबरों में प्रॉब्लम। अब क्या रहने वाली है कट ऑफ, क्या आपको लग रहा है कि आपकी रैंक क्या रहने वाली है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ एनालिसिस लेकर आया हूँ कि अगर आपके 720 से 700 नंबर आ रहे हैं, जो कि 720 इस बार आने हैं, जैसे 2024 में आया था पेपर, तो कई सारे बच्चों के 67 बच्चों के 720 मार्क्स थे। तो इसी तरह से इस साल भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये देखकर पेपर को कि 720 में 720 डेफिनेटली आने वाले हैं। तो ये जो टॉप 100 है वो तो यहाँ चला गया। इसके बाद 700 से 650 नंबर पर हो सकता है कि आपकी जो प्रेडिक्टेड रैंक है वो रहने वाली है 2500 तक। इसके बाद 600 मार्क्स तक अगर आप लाते हैं तो आपकी प्रेडिक्टेड रैंक 10,000 से आसपास रहने वाली है, और 550 तक आपकी जो रैंक आने वाली है वो 25,000 तक आ सकती है। हो सकता है देखिए इसमें बच्चों का काउंट जो है वो थोड़ा सा वेरिएबल हो जाए, जिसकी वजह से थोड़ी पीछे चली जाए, और वो 1 से 2 दिन के अंदर ये और क्लियर कट ऑफ जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, जिससे कि हमें एक प्रेडिक्ट हो जाएगा कि आगे क्या रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों कि अब इस साल के नीट के लिए हमारा ये जो सेफ स्कोर है ये क्या रहने वाला है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर अगर कितने मार्क्स हमारे आए हैं तो हमें आगे ड्रॉप के लिए नहीं सोचना है और सीधा सीधा काउंसलिंग की तैयारी करनी है। तो देखिए बच्चों, अभी जो माहौल लग रहा है इसमें आपका जो प्रेडिक्टेड सेफ स्कोर रहने वाला है ये लगभग रहेगा 580 से लेकर और 590 के बीच में। आप ये मानकर चलिए कि आपका जो स्कोर है अगर इतना आ रहा है, लगभग आप तो ये पकड़ कर चलिए कि 600 नंबर के ऊपर अगर आप हैं तो कंफर्म आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये आपका सेफ स्कोर जो रहने वाला है कि स्टेट काउंसलिंग में कुछ हो जाए, सेकंड राउंड में कुछ मिल जाए, तो आपका सेफ स्कोर जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है। तो बच्चों अगर आपका इससे कम स्कोर है तो आप ऑल्टरनेटिव्स देखना शुरू कीजिए या आप आगे डिसाइड करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे सिचुएशन और क्लियर होती जाएगी, लेकिन आपका टाइम क्रूशियल है ना। अगर आपके 550 से नीचे नंबर है तो आपका टाइम क्रूशियल है, उसे वेस्ट ना करें। अगर आप एक और अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो उसकी तैयारी में लग जाएं, और अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं तो अपने काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने लग जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मैं और लेकर आ रहा हूँ वीडियोस बहुत सारे आप लोगों के लिए, नई इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा, कंप्लीट एनालिसिस लाता रहूँगा, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।